दोस्तों आज जिस फिल्म को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस फिल्म में इतना बढ़िया सस्पेंस है जिसे देखकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। क्योंकि जब एक अनोखे ज़ोंबी वायरस से सारी दुनिया खत्म हो चुकी है, इस बीच इन लाशों में से कुछ लोगों का एक ग्रुप फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन उन्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो आखिर उनके साथ क्या हुआ था, वो अपने पास्ट के बारे में किस तरह से पता लगाएंगे, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। फिल्म का नाम है ओपन ग्रेव। कहानी की शुरुआत ही ओपन ग्रेव को दिखाते हुए होती है, यानी कि एक बहुत बड़ा सा गड्ढा जिसमें चारों ओर लाशें भरी पड़ी थी। लेकिन तभी उस गड्ढे में एक आदमी को होश आता है जिसकी खुद भी हालत काफी खराब थी। हालांकि उसे कुछ याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। गड्ढा काफी बड़ा था, यहाँ से निकलना मुश्किल था, लेकिन तभी उसने देखा कि अंधेरी रात में कोई उस पर नजर रखे हुए है। लेकिन वो इसकी मदद करने की बजाय यहाँ से चला गया। यहाँ पर इसे एक गन भी मिली, साथ ही इसके हाथ पर किसी चीज के काटने का निशान भी था। इससे पहले ये आगे कुछ समझ पाता कि ऊपर से वही इंसान नीचे रस्सी गिराता है जो इसे देख रहा था। खैर अब रस्सी की मदद से ये ऊपर तो आ जाता है, लेकिन जिस इंसान ने इसकी मदद की थी वो यहाँ नहीं था। अब यहाँ चारों तरफ उसे लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी, जिसके बाद उसे एक घर नजर आया। अंदर जाने पर इसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और एक आदमी ने तो इस पर गन भी तान दी। अब इसने भी उस पर गन तान दी। अब लूकस नाम का एक लड़का जो यहाँ पहले से ही मौजूद था, उसे लग रहा था कि शायद सारे मर्डर इसी आदमी ने किए हैं, जिसका नाम अभी तक हमें नहीं पता है। जबकि इस आदमी को लग रहा था कि इन सारे मर्डर के पीछे इस घर में रहने वाले लोगों का हाथ है। अब लूकस उस आदमी से पूछता है कि बताओ तुम कौन हो, जिस पर वो कहता है कि मुझे याद नहीं मैं कौन हूँ, और थोड़ी देर पहले ही मुझे उस कब्र में होश आया है और आगे पीछे का मुझे और कुछ याद नहीं। तभी इन्हें यहाँ पर किसी आदमी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। यहाँ पर हमने साइड में एक और आदमी को देखा जिससे होश आने पर उसे भी अपना अगला पिछला कुछ याद नहीं था। और यहाँ पर हम उस लड़की को भी देखते हैं जिसने कि उस आदमी को गड्ढे से निकाला था। ये बोल नहीं सकते, लेकिन उसके ढंग देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो जानती हो कि यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो नहीं जानते कि वो यहाँ कैसे आए, और इन सबका एक दूसरे से कोई ताल्लुक भी नहीं था और कम्युनिकेशन की यहाँ कोई चीज नहीं थी, ना फोन ना कंप्यूटर, कुछ नहीं। लेकिन अपनी जेबें चेक करने पर इन लोगों को अपनी कुछ आईडीज मिल जाती हैं जिससे इन्हें अपना नाम पता लगा। हालांकि उस गड्ढे से निकलने वाले आदमी के पास तो उसकी आईडी भी नहीं थी। हालांकि वो गूंगी लड़की इन सब के बारे में जानती है और वो कुछ लिखकर इन्हें समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन जो भाषा उसे आती थी वो इन सबको नहीं आती है। गड्ढे से निकला हुआ वो आदमी और लूकस अभी भी लड़ रहे थे, क्योंकि लूकस को उस पर विश्वास नहीं था। लेकिन बाकी ग्रुप मेंबर इन लोगों को लड़ने की बजाय काम पर लगने को कहते हैं कि ताकि ये पता लगा पाएंगे ये कौन है और यहाँ कैसे आए। हालांकि वो गूंगी लड़की लूकस को अपने हाथ पर बने एक निशान से फिर से कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं समझ पाते। घर को चेक करने पर इन्हें पता लगा कि यहाँ सप्लाई पूरी है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर एक कैलेंडर भी है जिसमें 18 तारीख को सर्कल किया गया है, जो कि एक दिन बाद आने वाली है। यानी कि 18 तारीख को कुछ खास होने वाला है जिसका ये लोग पता लगाने वाले थे। यहाँ पर बहुत सारी गन्स भी थी जिन्हें माइकल चलाना अच्छे से जानता था, और इस चीज से ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि माइकल शायद पहले पुलिस में या कोई गार्ड होगा, क्योंकि इनकी याददाश्त जरूर जा चुकी थी, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में इन्हें सब कुछ याद था। यानी कि जो चीजें लोगों ने सीखी थी, पढ़ी थी, वो इन्हें याद थी। यहाँ पर हमने देखा कि गड्ढे से निकले हुए आदमी को कुछ लगातार विजन्स आ रहे थे, जिसमें वो एक लड़की को घसीटता हुआ गड्ढे में लेकर जा रहा था और उसकी गर्दन पर सी हॉर्स का टैटू बना था। अब ये लोग चीजों को जानने के लिए बाहर जाते हैं तो ये देखते हैं कि घर के बाहर भी बहुत सारी डेड बॉडीज को बांध कर रखा गया है, जिन्हें देखकर ये लोग काफी डर भी जाते हैं। लेकिन आसमान में तारे अच्छे से टिमटिमा रहे थे, जिसका मतलब था कि ये लोग शहर से तो काफी दूर हैं, क्योंकि शहर में अक्सर तारे दिखाई नहीं देते। अब ये लोग चलते हुए एक केबिन तक पहुंचते हैं, जहाँ पर गूंगी लड़की एक औरत को खाना खिला रही थी। वो लोग इन लोगों को देखते हुए इन पर चिल्लाने लगी कि तुम लोगों ने मेरा नाजायज फायदा उठाया है। और इसकी बकवास सुनकर जॉन उसके सर पर हथियार मारकर उसे बेहोश कर दिया। और ये लोग देखते हैं कि इस केबिन में एक कैमरा लगा हुआ है, जिसका साफ मतलब ये था कि कोई इन पर नजर रखे हुए है, यानी कि कोई मॉनिटर कर रहा है। इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि हम लोग कंट्रोल सेंटर को ढूंढेंगे जहां से हम पर नजर रखी जा रही है, और वहां से हमें हर एक चीज का पता लगेगा। हालांकि फिलहाल ये लोग घर आ जाते हैं और आराम करते हैं। अब अगले दिन इन लोगों ने फिर से जंगल में जाकर खोजबीन करने का फैसला किया और एक लड़के को गूंगी लड़की के साथ यहीं पर रुकने को कहा। लेकिन उस लड़के ने इनके साथ जाने की जिद की, क्योंकि वो एक अच्छा निशानेबाज था और वो इनकी मदद कर सकता है। लेकिन ये लोग इसकी बात मानते नहीं और इसे घर ही छोड़ जाते हैं। कुछ ही देर में उसे घर के पास से ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। तो वो जैसे ही उस लड़की को घर के अंदर बंद करके उस आदमी की मदद करने के लिए जाता है, तो उसने देखा कि एक आदमी बुरी तरह से फेंस में फंसा हुआ है। ये लड़का उस आदमी को बचाना चाहता था, लेकिन उल्टा उस आदमी ने ही उस फेंस को इस लड़के के गले में डालकर उसे जख्मी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रुप जंगल में निकला था, इन लोगों को जंगल में 2 गाड़ियां मिल गई, जिनकी चाबियां पहले से ही इनके घर में मौजूद थी। अब ये लोग इन कारों को लेकर यहाँ से जा तो सकते थे, लेकिन एक कार इलेक्ट्रिक थी जिसकी बैटरी कम थी और दूसरी में फ्यूल नहीं था। इस कार में इन लोगों को एक पिक्चर मिली जिसमें कि ये सभी लोग थे सिवाय उस लड़के के जो गड्ढे से आया था। ये देखकर इन्हें श्योर हो गया कि लड़का हमारे ग्रुप का नहीं है, लेकिन तब उस लड़के ने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पिक्चर मैंने ही ली हो। अब इनकी इसी बातचीत के दौरान वो गूंगी लड़की यहाँ आ जाती है और इन्हें अपने साथ लेकर उस जगह पर ले आती है जहाँ पर इनके साथी को उस दूसरे आदमी ने फेंस से जख्मी कर दिया था। लेकिन इनके यहाँ आते ही इनका वो साथी आखिरी सांसें ले रहा था और बाद में मर जाता है, और वो फेंस में फंसा आदमी फिर से चिल्लाने लगा और उसको चिल्लाते देख उस गड्ढे से निकले आदमी ने उसे शूट करके मार डाला। अब ये लोग सभी सदमे में थे, क्योंकि इनका एक साथी मर चुका था और जल्दी अगर ये लोग भी यहाँ से ना निकले तो ये भी मर सकते थे। अब गड्ढे से निकला हुआ वो आदमी शेरन को गाड़ी में बैठाकर उसे धक्का देते हुए उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, और इसी दौरान इन्हें एक बिल्डिंग मिल जाती है। जब ये लोग उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर एक बच्चा मिला जो कि उस
गड्ढे से निकले हुए आदमी को जोना कहकर पुकारता है। वो उसे कहता है कि जोना यहाँ से भाग जाओ वरना कल वो लोग आ जाएंगे और सबको मार देंगे। ये बात सुनकर ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये बच्चा बात किसके बारे में कर रहा है, क्योंकि इन्हें तो कुछ पता था नहीं। घर पर लूकस और बाकी लोग थे और यहाँ हमने देखा कि लूकस की हालत भी खराब होती जा रही है। खराब हालत के चलते उसने उस गूंगी लड़की को भी दबोच लिया, लेकिन बाकी लोगों ने उसे बचा लिया। दूसरी तरफ शेरन और जोना उस बच्चे के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा इन्हें बंद मिलता है। जब जोना ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की तो शेरन के सर में तेज दर्द हो जाता है और जोना को भी अजीब महसूस होने लगा। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से अटैक्ट होने लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे इनका सदियों पुराना कोई कनेक्शन हो। दूसरी तरफ घर पर नेथन उस गूंगी लड़की से इशारों में उस औरत के बारे में पूछता है जिसे वो खाना खिला रही थी। गूंगी लड़की नेथन की बात समझ गई और उसे शेड में लेकर जाती है जहाँ वो औरत थी, लेकिन वो औरत अब यहाँ से जा चुकी थी। अब नेथन उस गूंगी को यहाँ छोड़कर आगे बढ़ने लगा, आगे कुछ रिसर्च करने के लिए, और आगे उसे कुछ और शेड्स मिले। साथ ही उसे नीचे पड़ा एक चश्मा भी मिला जिसे उठाकर वो पहन लेता है और उसे पहनते ही उसे सब कुछ साफ दिखने लगा था, जिसका मतलब था वो चश्मा इसी का है और उसकी कुछ पुरानी यादें भी ताजा होने लगी थी। खैर अब वो गूंगी लड़की अकेले ही घर वापस आ जाती है और उसने देखा कि लूकस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि लूकस ने पहले भी 1-2 बार उस पर हमला किया था और ये सोचते हुए ही उसने खुद को एटिक में बंद कर लिया था कि जब तक बाकी लोग नहीं आ जाते वो अपने आप को बचाने के लिए खुद को एटिक में ही बंद रखेगी। इसके बाद लूकस घर की छानबीन करने लगा और नीचे बेसमेंट में उसे एक खुफिया दरवाजा मिला जिसे वो तोड़ देता है और अंदर जाने पर उसने देखा कि ये लोग जिस कंट्रोल सेंटर को ढूंढना चाह रहे थे वो कंट्रोल सेंटर यही था। वो सभी छोटे कैमरास जो कि उन्हें हट्स में लगे हुए थे उन्हें इसी जगह से मॉनिटर किया जा रहा था और अब कैमरा पर देखने पर इसे पता लगा कि उन हट्स में मौजूद सभी विक्टिम्स यहाँ से भाग चुके हैं। यहाँ पर एक छोटी सी साइंस लैब भी बनी हुई थी और इंसानों के कुछ ब्रेन्स भी रखे थे, जैसे कि यहाँ पर कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट होते हो। अब यहाँ की चीजों को ढूंढकर वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर इन सारे एक्सपेरिमेंट के पीछे है कौन, और उसे एक कैमरा की फुटेज से ये पता भी लग जाता है कि इन सारी चीजों के पीछे जोना था और जोना लूकस पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अगले सीन में हमने जोना और शेरन को देखा जो कि वापस अपनी बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे, लेकिन तभी उनके कार के आगे एक पेड़ गिर जाता है और उसे हटाने के लिए जब ये लोग आगे बढ़े तो इन्हें यहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग दिखे जो कि पूरी तरह से पागल हो चुके थे और इन लोगों में इतना जोश भरा हुआ था कि ये लोग पूरा जंगल का ही सफाया कर रहे थे। लेकिन इस बेवकूफ जोना ने उन सभी साइको आदमियों को आवाज लगा दी और वो अपने हाथ में ली कुल्हाड़ियां लेकर इनके पीछे पड़ गए। ये लोग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में बैठ गए, लेकिन अब उसमें भी बैटरी नहीं थी तो जोना धक्का लगाने के लिए नीचे उतर गया और शेरन डर चुकी थी क्योंकि वो लोग इनके बहुत करीब आ गए थे। तभी हमें शेरन ने देखा कि लोग इनके और करीब आने की बजाय किसी चीज को देखकर डर के मारे यहाँ से भाग गए हैं। दरअसल वहाँ पर लाशें लटकी हुई थी जिनसे ये लोग डर के भाग गए थे। ये देखकर ये लोग हैरान तो हुए, लेकिन फिर भी इन चीज को इग्नोर करके ये लोग अपनी गाड़ी से घर आ गए। यहाँ पर लूकस पहले से ही इनके इंतजार में था। वो शेरन के हाथ में कैमरा देते हुए कहता है कि देख लो इसे जोना के करतूत, और वो जोना पर गन तान कर खड़ा हो गया। ये वीडियोस देखने के बाद शेरन को भी जोना पर शक होने लगा। शेरन के हाथ पर भी इंजेक्शन के निशान थे और वो समझ गई कि जरूर इसने मेरे ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे। अब इससे पहले लूकस से जोना को मार देता। जोना कहता है कि रुक जा भाई, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं करना क्या चाह रहा था। लेकिन लूकस का सुनने वाला था, वो उस पर गन से वार करके उसे बेहोश कर दिया और घसीटते हुए उसे उसी ओपन ग्रेव तक ले जाता है जिससे वो पहले निकला था। लेकिन गड्ढे में गिरने से पहले ही जोना को होश आ गया। वो लूकस को समझाता है कि भाई मुझे उस गड्ढे में मत फेंको, लेकिन वो जानता था कि लूकस रुकेगा नहीं, उसके हाथ में तो गन भी है, वो इसे मार भी सकता है। और उसने इसे गड्ढे में गिरा दिया और गड्ढे में गिरते ही जोना को बहुत सारे फ्लैशबैक याद आने लगे और यहाँ गड्ढे में उसे उस सी हॉर्स वाली लड़की की लाश भी मिल गई जिसे वो बार बार अपने विजन में देख रहा था। उसे गड्ढे में गिराते ही लूकस वापस घर आ गया और उसने शेरन से गाड़ी की चाबी मांगना शुरू कर दी। उसने जब लूकस से नेथन के बारे में पूछा तो पता लगा कि उसे इस बारे में कुछ याद नहीं था। वो समझ जाती है कि लूकस भी वैसे ही साइकोज में बदलने लगा है जैसे कि वो अभी बाहर देखकर आ रही है। कुछ ही देर में उसका शक यकीन में बदल गया जब लूकस ने उसे गूंगी लड़की को फिर से पकड़ लिया। उससे बचने के लिए वो गूंगी लड़की उसे धक्का देती है और बचने के लिए ऊपर एटिक में भागने लगी, लेकिन लूकस उसे दोबारा पकड़ लेता है और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। लेकिन सही वक्त पर शेरन आकर उस लड़की की जान बचा लेती है और शेरन के हाथ में गन देकर लूकस खिड़की से कूदकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो गूंगी लड़की जल्दी से फिर से उस ओपन ग्रेव में जाकर जोना को फिर से बचा लेती है, क्योंकि वो जोना के बारे में कुछ तो ऐसा जानती थी जो कि बाकी लोग नहीं जानते। अब जोना जब घर आ रहा होता है तो उसे रास्ते में वही बिल्डिंग मिल जाती है जहाँ से वो बच्चा मिला था और उस बच्चे ने इससे कहा था कि 18 तारीख यानी परसों को वो लोग आने वाले हैं। वो बच्चे से बात करना चाहता था, इसलिए वो बिल्डिंग के अंदर गया, लेकिन यहाँ पर उसे एक आदमी और औरत मिले जो कि वो दोनों भी ज़ोंबी बन चुके थे क्योंकि इन पर भी वायरस का असर हो चुका था। वो औरत जोना को देखते ही उस पर वार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन जोना ने जब खुद को बचाने की कोशिश की तो उसकी गाड़ी की चाबियां नीचे गिर गईं और वो औरत उन चाबियों को उठाकर जल्दी से अपने मुंह में डाल लेती है, जिसके बाद जोना को खुद को बचाने के लिए उस औरत को शूट करना पड़ा और वो चाबी लेकर यहाँ से बाहर आ जाता है। आगे जाने पर उसने देखा कि वो बच्चा और उसकी फैमिली यहाँ से जा रहे थे। जोना उन लोगों से बात करना चाहता था, लेकिन ये फैमिली उससे बात नहीं करती और अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल गए। यहाँ पर जोना को जमीन पर कुछ वैक्सीन पड़ी हुई दिखाई दी और इसने उन्हें उठा लिया और वैक्सीन देखते हुए उसे बहुत कुछ याद
आ गया क्योंकि ये उसी ने बनाई थी। दरअसल वो एक्सपेरिमेंट तो कर रहा था लेकिन लोगों को ज़ोंबी बनाने के लिए नहीं बल्कि उनके इलाज के लिए। दरअसल पहले से ही एक अजीब किस्म का वायरस दुनिया में फैल रहा था जिससे लोग ज़ोंबी साइको बन रहे थे और वो अपने आप और बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। और इस वायरस को रोकने के लिए ही जोना वैक्सीन ढूंढ रहा था और उसने वैक्सीन बना भी ली थी जिसे पूरी दुनिया में पहुंचाना था, लेकिन किसी वजह के चलते वो वैक्सीन पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच सकी। इस आइलैंड पर उन्हीं लोगों को लाया गया था जो कि ऑलरेडी इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके थे और इन्हीं लोगों के ऊपर जोना एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसी दौरान जोना को यहाँ एक पेपर मिलता है जिससे उसे ये बात पता लगती है कि दरअसल मिलिट्री वालों ने ही जोना को इस आइलैंड पर ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपॉइंट किया था और उसे 18 अप्रैल तक की डेडलाइन दी गई थी। अगर वो इस तारीख तक इस वायरस का क्योर नहीं ढूंढ पाता तो मिलिट्री वाले इस वायरस से इन्फेक्टेड सभी लोगों को यहाँ आकर मार देते। लेकिन जोना तो यहाँ पर मौजूद इन सभी साइको लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर ये भी पता लगता है कि ये आइलैंड एक डंपिंग जोन है जहाँ पर दुनिया भर के इन्फेक्टेड मरे हुए इंसानों को लाकर फेंका जाता है। जोना देखता है कि जिस आदमी के जरिए वो ये वैक्सीन पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहता था वो आदमी भी यहीं पर मरा पड़ा है। अब क्योंकि ये वैक्सीन मिलिट्री तक नहीं पहुंची और उन्हें लगेगा कि जोना अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब नहीं हुआ और इसीलिए मिलिट्री वाले यहाँ आकर सभी को मार देंगे। अब इसी गाड़ी में मिले हुए सामान से जोना को पता लगा कि शेरन उसकी गर्लफ्रेंड है और नेथन इसका भाई और इन सबके जिस्मों पर इंजेक्शन के निशान इसीलिए हैं क्योंकि जोना ने इन सबको उस वायरस से बचने के लिए वो वैक्सीन लगा दी थी। लेकिन वैक्सीन के साइड इफेक्ट के चलते ये लोग अपनी याददाश्त खो बैठे थे। अब इससे पहले जोना ये सारी बातें जाकर नेथन और शेरन को बताता कि तभी यहाँ पर लूकास आ जाता है और वो जोना को मारने की कोशिश करता है। वो उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाला था कि जोना ने पास में पड़ा पत्थर लूकास के सर पर मारा जिससे उसकी जान चली गई। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पता लगा कि असल में ये पूरा ग्रुप यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए ही आया था, लेकिन जोना के भाई नेथन की गलती की वजह से जिस पर जोना एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो लड़की आजाद हो जाती है। वो इन सबको मारने वाली थी लेकिन जोना ने सबकी जान बचाने के लिए उसे ही मार दिया और इसी लड़की का बार बार फ्लैशबैक जोना को आ रहा था। वो इसी लड़की को ओपन ग्रेव में गिराने के लिए गया था लेकिन पीछे से किसी और इन्फेक्टेड ने जोना को धक्का देकर उस गड्ढे में गिरा दिया। इस जगह से निकलना मुश्किल था और चारों तरफ इन्फेक्टेड लोग पड़े थे। तो इस सबसे बचने के लिए जोना ने खुद को इंजेक्शन यानी कि उस वैक्सीन से इंजेक्ट कर दिया जिससे कि उसकी याददाश्त चली गई, जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत से देखा। खैर अब हमने देखा कि नेथन भागते हुए अपनी उसी बिल्डिंग के पास आ जाता है और शेरन भी उसे देखकर गले लगा लेती है जिससे हमें समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं सबकी याददाश्त वापस आने लगी। शेरन यहाँ पर बैठकर जोना के लिए नोट लिख रही होती है क्योंकि घर के चारों ओर बहुत सारे इन्फेक्टेड हैं जो कि इन्हें मार सकते हैं। जोना भी यही सब इमेजिन करते हुए घर की ओर दौड़ रहा था और हम देखते हैं कि अब सुबह भी हो चुकी है यानी कि वो दिन आ गया है जब आर्मी वाले आकर इन सबको मार देंगे। अब नेथन जैसे ही बाहर आवाजें सुनकर बाहर जाता है कि आर्मी वाले यहाँ आकर उसे देखते ही शूट कर देते हैं। जोना भी अब तक यहाँ पहुंच चुका था और उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरते हुए देखा। शेरन भी नेथन के साथ बाहर निकली थी लेकिन गोली की आवाज सुनकर वो छिप गई। अब जल्दी से जोना शेरन के पास आता है और आर्मी की नजर से बचाते हुए उसे यहाँ से भगाने लगा। हम देखते हैं कि वो गूंगी लड़की भी आर्मी से एक शेड में छिपी हुई है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि भागते हुए एक इन्फेक्टेड लेडी शेरन के ऊपर हमला कर देती है। उसने चाकू से उसकी पीठ पर स्टेप कर दिया था जिससे शेरन को बुरी तरह ब्लीडिंग होने लगी थी। हालांकि शेरन उस दूसरी औरत को मार देता है लेकिन शेरन का बहुत खून बह रहा था। जोना उसे कहीं ले जा भी नहीं सकता था क्योंकि मिलिट्री वाले थे ना यहाँ मारने के लिए ही आए थे। अब जोना को यहाँ पर सबसे सेफ जगह वो ओपन ग्रेव लगी जिस पर मिलिट्री वालों का ध्यान जाएगा ही नहीं क्योंकि उसमें सिर्फ मुर्दा लोग हैं। वो शेरन को लेकर उसमें कूद जाता है। एक बेहोशी का इंजेक्शन और वैक्सीन उसने खुद को भी लगा ली लेकिन बेहोश होने से पहले शेरन एक नोट जोना को देती है जिस पर कि उसने अपने पास्ट के बारे में लिख दिया था ताकि एक दूसरे को भूले ना। इनके बेहोश होते ही मिलिट्री वाले यहाँ पर कुछ बॉडीज लेकर आते हैं और इन बॉडीज में उस बच्चे की भी लाश थी जो कि बार बार जोना को वार्न कर रहा था। खैर अब मिलिट्री वाले सभी इन्फेक्टेड लोगों का सफाया करके यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जोना को फिर से होश आता है और वो शेरन के बारे में अब सब कुछ भूल चुका था और जोना दोबारा से उसी हालत में है कि उसे कुछ याद नहीं है और उसे दोबारा से सभी चीजों का पता लगाना है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और वो नोट जो शेरन ने इसे दिया था वो नोट भी वो यहाँ पर खो देता है जिससे उसे अपने पास्ट के बारे में पता लग सकता था। यहाँ पर शेरन ने ये भी लिखा हुआ था कि वो गूंगी लड़की इस वायरस से इम्यून थी जो कि सभी को साइको बना रहा था और जोना उसी के ही ब्लड से ये सारी वैक्सीन बना रहा था। लेकिन जब जोना ने वो पेपर पढ़ा ही नहीं तो उसे पता कहाँ से लगेगा। अब वो यहाँ पर मदद के लिए किसी को आवाजें देता है और इस बार भी वो गूंगी लड़की उससे बचाने के लिए आ गई। पहले की तरह ही वो एक रस्सी से जोना को इस जगह से बाहर निकाल लेती है। अब वो गूंगी लड़की जोना को एक ऐसी जगह लेकर आती है जहाँ पर हजारों की तादाद में लाशें थी और अभी लोग फिर से अपनी एक नई शुरुआत करेंगे जो कि हम देखेंगे इस फिल्म के अगले पार्ट में। लेकिन फिलहाल ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।